काफी सारे टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हेल्प होगा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, नहीं ईटीएफ के बारे में। और जितने लोग भी ईटीएफ परचेज कर रहे हो, खरीद के जमा कर रहे हो, इंटरनेशनल वाले, बंद कर दो भाई, प्लीज बंद कर दो खरीदना। क्योंकि जिस दिन लिमिट इंक्रीज होगी आरबीआई की तरफ से ईटीएफ खरीदने का म्यूचुअल फंड्स के लिए, उस दिन ये सब धड़ाम से गिरेंगे। क्योंकि उस दिन तेजी से जो सप्लाई है वो बढ़ेगा। अभी ईटीएफ के अंदर में सप्लाई नहीं होने के कारण ईटीएफ बाई सेल खुद में कर रहे हो, लेकिन नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो पा रही और डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो नई यूनिट्स क्रिएट ना होने के कारण एक्चुअल में मैंने तो कई नैस्डैक का या मैफंग, ये सब जो ईटीएफ्स हैं, इनका जो INAV है, अब तो ब्रोकर पे भी INAV दिखता है। तो आप लोग INAV क्यों नहीं देखते कि INAV दिख रहा है 100 रुपए और ईटीएफ का प्राइस 180 पे ट्रेड हो रहा है। मतलब इतना मार्जिन पे ट्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि सप्लाई नहीं है और डिमांड ज्यादा है। जैसे बताता हूं मैं, जैसे कोटक का जो नैस्डैक 100 फंड है म्यूचुअल फंड और मोतीलाल का जो नैस्डैक 100 फंड है, एक साल में दोनों के रिटर्न में 50% का डिफरेंस था। दोनों सेम ही इंडेक्स को ट्रैक कर रही है लेकिन दोनों के रिटर्न में 50% का डिफरेंट। कैसे? एक 90% का रिटर्न है, एक 50% का रिटर्न है। इसलिए क्योंकि मोतीलाल वाले जो है वो अपने ही ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो कि इंडिया के अंदर ट्रेड होती है, और जो कोटक है वो जिस ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करता है नैस्डैक के, वो ग्लोबली ट्रेड होती है। तो ग्लोबली प्राइस कम है लेकिन इंडिया के अंदर प्राइस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि आरबीआई की लिमिट है। म्यूचुअल फंड्स वाले पैसे बाहर भेज के खरीद नहीं सकते स्टॉक्स, और जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक नई यूनिट्स क्रिएट नहीं होगी। तो अगर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो इंटरनेशनल, तो INAV जरूर चेक करें। और बड़ा मार्जिन अगर दिख रहा है आपको INAV में और म्यूचुअल ईटीएफ की प्राइस में, तो मत खरीदो भाई, कोई दूसरा रास्ता ढूंढो और इन्वेस्ट करो अगर इंटरनेशनली करना ही है तो। लेकिन उसमें मत करो, क्योंकि जिस दिन लिमिट इंक्रीज होगी उस दिन बड़ा इन सब ईटीएफ के अंदर में प्राइस रिडक्शन होगा। नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करते हैं तो ये है लार्ज कैप फंड्स को लेकर डेटा। मिड कैप फंड्स के बारे में भी हमने बात की थी, ये एक्टिव लार्ज कैप फंड्स का डेटा है। अब ये डेटा क्या कहता है? 3 ईयर रोलिंग रिटर्न और 5 ईयर रोलिंग रिटर्न डेली बेसिस पे डेटा है। 2000 से 2009 तक की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव लार्ज कैप फंड्स का जो एवरेज रिटर्न था वो 25.8% था 3 ईयर रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे। निफ्टी 50 का 21.3% था। अल्फा जनरेशन कितना हुआ? 4.5% का अल्फा जनरेट हुआ। एवरेज एक्टिव फंड्स की भी बात करते हैं। 2010 से 2019 की बात करते हैं तो 12.1% रिटर्न था एक्टिव लार्ज कैप फंड्स का एवरेज। निफ्टी 50 का 11% था, यहां भी 1.1% अल्फा जनरेशन हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं 2020 से 2025 अभी तक का, तो यहाँ पे 13.6% एक्टिव लार्ज कैप का एवरेज रिटर्न रहा है एंड 14.7% का रिटर्न निफ्टी 50 का रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? निगेटिव में अल्फा जनरेशन हुआ, नहीं हुआ अल्फा जनरेट। 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स की भी बात करते हैं तो 2000 से 2009 तक की बात करते हैं तो 28.5% एक्टिव लार्ज कैप फंड्स का था रिटर्न। 23.6% निफ्टी 50 का रिटर्न था, यहाँ पे भी 4.9% का अल्फा जनरेशन हुआ है। 2010 से 2019 तक की बात करते हैं तो 12.7% का रिटर्न था एक्टिव लार्ज कैप फंड्स का, 11.8% निफ्टी 50 का एंड 0.9% रिटर्न था, मतलब अल्फा जनरेशन हुआ। और 2020 से 2025 की बात करते हैं 5 ईयर रोलिंग रिटर्न डेली की, तो यहाँ पे भी 12.9% एक्टिव लार्ज कैप फंड्स का रिटर्न रहा है, 14.1% निफ्टी 50 का रहा है और अल्फा जनरेशन नहीं हुआ है। क्या यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है? 2000 से लेके 2009 तक में अल्फा जनरेशन अच्छा खासा लार्ज कैप फंड्स ने किया। 2010 से 2019 तक में जो अल्फा है वो घट गया और 2020 के बाद तो ये अल्फा जनरेट कर ही नहीं पा रहे। अल्फा क्या होता है कि मतलब एवरेज जो लार्ज कैप फंड का रिटर्न है, क्या वो बीट कर पा रहा है निफ्टी 50 को या नहीं बीट कर पा रहा है? क्या अगर बीट ही नहीं कर पा रहा निफ्टी 50 को भी, तो फिर एक्टिव लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। अब देखिए
ये ट्रेंड यही दिखा रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है लार्ज कैप फंड्स के लिए, एक्टिव लार्ज कैप फंड्स के लिए इंडेक्स को बीट करना मुश्किल हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है वो मैं पहले बता देता हूं, और फिर करना क्या है वो मैं पहले उसके बाद बता दूंगा। रीजन इसका ये है कि 2000 से 2009 तक की अगर बात करें तो लार्ज कैप फंड्स का प्रॉपर कुछ मीनिंग था नहीं। किसी भी स्टॉक में वो फंड्स इन्वेस्ट कर देते थे, किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते थे। 2010 के बाद से विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ी तो लार्ज कैप फंड्स ज्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में ही करने लगे, लेकिन पूरा इन्वेस्टमेंट फिर भी लार्ज कैप में नहीं कर रहे थे। लेकिन 2018 में सेबी ने लेके आया कैटेगराइजेशन, और सारा कुछ होते होते 2018-19 पहुंचते पहुंचते एकदम स्ट्रिक्ट रूल आ गए, और ट्रू टू कैटेगरी रहने के लिए सेबी ने डायरेक्ट कर दिया सारे म्यूचुअल फंड्स को। तो 2019 के बाद क्या हुआ कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो टॉप 100 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे अपना 80% पैसा, 80%। अब 80% टॉप 100 में ही करेंगे, 5% लगभग कैश ही रखेंगे, तो 15% की छूट दी इनको कि कहीं भी आप कर लो इन्वेस्ट किसी दूसरे मार्केट कैप में। तो 2019 के बाद ये बड़ा शिफ्ट आया कि इनको ट्रू टू स्कीम रहना हो रहा है और 80% अपना टॉप 100 स्टॉक्स में ही डालना पड़ रहा है। इस कारण से इनका जो यूनिवर्स है वो बहुत हो गया छोटा, और यूनिवर्स छोटा हो जाने के कारण इंडेक्स को बीट करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे नहीं कर पा रहे हैं, एवरेज रिटर्न्स की, मतलब 10 फंड है तो इसमें से 2-4 कर भी पा रहे हैं, लेकिन एवरेज की जब बात करते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना पहले कि आगे चल के कौन सा इंडेक्स को बीट कर पाएगा, तो एवरेज जो रिटर्न है वो नहीं बीट कर पा रहा है। तो हमें एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? 2020 से 25 तक का ट्रेंड तो हमें यही दिख रहा है, जबकि इतनी रैली भी है फिर भी यही हुआ। तो हमें एज ए इन्वेस्टर लार्ज कैप, एक्टिव लार्ज कैप फंड्स की जगह या तो हम सीधा सीधा इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड अगर करना ही है, या फिर अगर एक्टिवली मैनेज्ड ही हमें पसंद है तो हमें लार्ज कैप की जगह फ्लेक्सी कैप के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप हमारी लार्ज कैप वाली एक्सपेक्टेशन को भी पूरा कर देगा, और लार्ज कैप से थोड़ा सा बेटर हमें, लाइक लार्ज कैप में 12% मिलेगा तो फ्लेक्सी में 14 के आसपास बना के भी दे देगा। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप में अगर एकदम सिंपल रखना है, लार्ज कैप के वैसे ऑल्टरनेटिव और भी है, जैसे वैल्यू फंड हो गया, कॉन्ट्रा फंड हो गया, या फिर फोकस्ड फंड हो गया, ये सब लार्ज कैप फंड्स के ही ऑल्टरनेटिव की तरह आप इसको देख सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ सब जगह पे मल्टी कैप टाइप ऑफ स्ट्रेटजी फॉलो होती है कि किसी भी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फंड मैनेजर हमेशा बेस्ट लार्ज कैप की तरफ ही रहते हैं। तो ये डेटा के साथ मैंने दिखा दिया कि बीट नहीं कर पा रहे हैं, और लंबा डेटा 2000 से अभी तक का डेटा दिखा दिया कि पहले कर पा रहे थे, लेकिन समय जैसे जैसे बीता, रूल रेगुलेशन चेंज हुए, सभी स्ट्रिक्ट हुई, विजिबिलिटी बढ़ी क्योंकि इंटरनेट आया, तो अब इनको स्ट्रिक्ट रहना पड़ रहा है लार्ज कैप के साथ, इसलिए ये बीट नहीं कर पा रहे।